मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको याद हो तो हमने कल के सेशन में आपको प्रॉपर तरीके से बताया था कि भारत के द्वारा चीन के सराउंडिंग में डायमंड का नेकलेस तैयार किया जा रहा है। जिस प्रकार से चीन भारत के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है, यानी मोतियों की माला तैयार करके भारत को घेरने की रणनीति बना रहा है, ठीक उसी प्रकार से भारत के द्वारा चीन को घेरने के लिए डायमंड का नेकलेस बनाया जा रहा है। यह घेरते घेरते चक्कर तैयार किया जा रहा है कि भाई सुनो, बच के रहना, तुम्हें भी हम तुम्हारे ही तरीके के जाल में फंसाएंगे। इस बात पर ड्रैगन के द्वारा अपने पड़ोसियों को परेशान करने की गतिविधि जब हमने कल आपको बताई, तो उसके बाद चाइना की तरफ से आया है इंडिया के भाई, इंडिया के लिए सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। गलती से मिस्टेक क्यों हो गया, यही हम आपको बताने वाले हैं। क्या हुआ, डर गया क्या चाइना, यही हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि एक बात तो तय है कि झुक के रहना पड़ेगा इंडिया के सामने। क्यों साहब, खबर पढ़िए। वी आर नॉट थ्रेट। कौन बोल रहे हैं? चाइना वाले बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंडिया ने इनकी एक नब्ज पकड़ ली। आप में से कई लोग ये समझते होंगे कि भारत इतना बड़ा व्यापार करता है चीन के साथ, हम व्यापार करते हैं। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, वी आर वेरी स्मार्ट इन अवर व्यापार। अंग्रेजी हिंदी का गजब मिश्रण है। हमारे ट्रेड्स में हम कितने स्मार्ट हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए। जिसमें से कई लोग ये समझते होंगे कि सर एक बात बताइए, चीन से हमारा बायलैटरल रिलेशन इतना ज्यादा है, हम ट्रेड में इतने नुकसान में रहते हैं, चीन हमारे लिए मित्र है कि दुश्मन, हमें समझ में नहीं आता है। हम $100 बिलियन का व्यापार इनके साथ कर लेते हैं, ये कोई मतलब है क्या? चीन से एक तरफ तो हम गलवान वैली इंसिडेंट पर खफा हैं और दूसरी तरफ इनसे व्यापार कर रहे हैं। हमने कहा हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही पूछा। हम चीन के साथ में व्यापार करते हैं, लेकिन उसमें बड़ी स्मार्टनेस अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से सुनिए। इंडिया ने आज के समय में चाहे कितने भी स्टार्टअप तैयार किए हों, जितने भी यूनिकॉर्न बने हुए घूम रहे हों, उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे हैं वो कहीं ना कहीं चाइना से आए हुए हैं। चाहे मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिस कैमरे के माध्यम से, वो चाइना में मेड इन चाइना है। जिस लैपटॉप को मैंने मदद में ले रखा है वो चाइना का है। जिस बोर्ड को मैं पढ़ाने में काम में ले रहा हूं, इसकी भी असेंबली कहीं ना कहीं चीन के अंदर हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सब कहीं ना कहीं से चाइना से रिलेशन रखते हैं। लेकिन चाइना के चीजों को उपयोग में लेकर इंडिया वाले जो नई चीज बना देते हैं। बचपन में आप और हम एक बार जोक सुना करते थे जब बहुत छोटे थे, कि दुनिया भर के कई लोग आकर के ये कहने लगे कि हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, इंडिया वाले आए और उस पर लिखकर चले गए मेड इन इंडिया। हम कुछ उस प्रकार के हैं। चीन ने चाहे जो बनाया हो, हमने उसका उपयोग करके उससे वैल्यू क्रिएशन किया है। वैल्यू क्रिएशन किया है का मतलब आज जिन लैपटॉप्स के थ्रू इंडिया के अंदर ऑनलाइन, या फिर ये कहिए कि भारत जो सॉफ्टवेयर पावर बना हुआ है, असल मायने में जो हार्डवेयर वहां पे लगा है वो चाइनीज है। हम लेते भले ही 100 बिलियन का सामान उससे हो, 100 बिलियन में मान लो 70 बिलियन का खरीदा, 30 का उसको बेचा, 40 का हमें घाटा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस 40 से 400 बिलियन बनाने की कला जानते हैं, 40 से 4000 बिलियन बनाने की कला जानते हैं। और इसी कारण से हमें चीन से कोई सामान सस्ता मंगाकर महंगे बेचने की जो कला समझ में आती है, वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं रहती। जैसे इंडिया की आप कोई सी भी सेल उठा के देख लो, फ्लिपकार्ट की देख लो या अमेजन की देख लो, भयंकर मोबाइल जो आ रखे हैं वो चाइनीज मोबाइल हैं। लेकिन कमा कौन रहा है? हमारा इंटरफेस कमा रहा है, जो कि इंडियन है। कमा करके उससे रोजगार किनको मिल रहा है? इंडियंस को मिल रहा है। तो एक प्रकार से हमने उनकी इकोनॉमी का उपयोग करके अपनी इकोनॉमी को बड़ा कर लिया है। ठीक है, इसलिए जिनके ये समझ में नहीं आता कि हम चीन को ज्यादा पावर दे रहे हैं, हम चीन को ज्यादा पावर देते हैं ये सही है, लेकिन उससे हम भी बहुत बड़ी पावर क्रिएट करते हैं, ये भी बड़ी बात है। फिर तो आप बोले ऐसा करिए, दुनिया के किसी भी देश को बुलाइए, अपने यहां पर व्यापार करने का निमंत्रण दीजिए, क्योंकि आप तो उससे कुछ ज्यादा बड़ा बनाने की कला जानते ही हैं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, यही फर्क है सबसे बड़ा। चीनी सामान से हम बड़ा बिजनेस बना लेते हैं, हम दुनिया के और सामान से बड़ा बिजनेस नहीं बना पाते। और यह भारतीयों को बहुत कम समझ है इस बात की कि हम दोनों के साथ में क्या बड़ा अंतर है। जरा विचार करिए, हम जब चीन से कोई सस्ता सामान मंगाए, मान लीजिए मोबाइल जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं वो 10 से 20 हजार के बीच की रेंज का है, लेकिन उससे आपने बहुत सारे काम बना लिए। कई लोग उससे थ्रू वीडियो बना करके व्लॉगर बन गए, कई लोग कमेंट बनाकर ट्विटराइट हो गए, कई लोग इंस्टा पर स्टार बन गए। उन्होंने अपने थ्रू पैसा कमाने का तरीका जुगाड़ लिया। और कुछ नहीं तो कुछ लोग ओला मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाना शुरू कर दिए, उसके थ्रू सब काम होने लगे। कोई स्विगी जोमेटो के थ्रू खाना बांटना शुरू कर दिया, धंधा बना लिया हमने उसके थ्रू। लेकिन अमेरिका से जब कोई चीज आती है ना, वो हमारी कंजप्शन इकोनॉमी को पकड़कर आती है। दोनों में बड़ा अंतर है। चीन हमें जो सामान दे रहा है उससे हम इकोनॉमी को बूस्टर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका सामान देता है, अब जैसे मान लीजिए कि अमेरिका ने इंडिया को पकड़ाया कोको कोला, मैकडी, थम्स अप, पेप्सिको, ये जितने भी प्रोडक्ट हमको अमेरिका वाले पकड़ाते हैं, इससे हम कर क्या रहे हैं? कंजप्शन कर रहे हैं, यानी उसका और कुछ बना नहीं पा रहे हैं हम।
आप कहेंगे सर बनाया तो सही हमने एप्पल के फोन से भी तो वीडियो बनाए। अरे तो वो तो ऑलरेडी अपने ब्रांड की कीमत हमसे वसूल चुका है। अरे सर ऐसे हमने क्या बोलते हैं, चाइना से भी तो हमने सर हुआवे का सामान खरीदा। बेटा जो खरीदा ना वो इतना सस्ता खरीदा कि 1/5 कीमत पे आपको हुआवे का सामान मिल गया। दोनों में अंतर समझिए। अमेरिका वाले अपने जो काम की चीजें हमें देते हैं, काम की चीजें जैसे आपको वर्ड, MS वर्ड पता चल रहा है, या फिर जो आप ट्विटर, इंस्टा ये सब देख रहे हैं, इनके भर भर के पैसे लेते हैं। आप सोचिए कि जो भी व्यक्ति इस समय पर, जैसे मैं यूट्यूब का प्रीमियम यूज करता हूं, उसके पैसे लेता है यूट्यूब हमसे, है ना। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने चाहे अमेजन का सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, उन्होंने हमको अपना ऐसा कस्टमर बना लिया जो महीने की महीने पैसा भेज रहे हैं। चीन ऐसा नहीं कर रहा है। चीन हमें जो गुड्स दे रहा है ना मैन्युफैक्चरिंग होने के नाम पर, उससे हम कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हैं। अमेरिका के लिए तो हम कंजप्शन इकोनॉमी है, हमको तो वो जो सामान देता है उससे पैसा कमाकर लेके जाता है बढ़िया वाला। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इंडिया इस मामले में बड़ा स्मार्ट है कि चीन से और अमेरिका से किस तरह से व्यवहार करना है। भले ही चीन से हम व्यापार करते हो, भले ही हमारी दुश्मनी हो, हम चीन से व्यापार करके भी फायदे में कैसे रहते हैं वो मैंने आपको हल्का सा बताने का प्रयास किया। अब बड़ा सवाल, तो फिर चीन हमसे क्यों कह रहा है? क्योंकि शायद चीन भी यह बात जानता है। वो ये जानता है कि भारत के लिए चीन थ्रेट नहीं है। आप कहेंगे सर इसका मतलब आप घने समझदार हो गए, ये भी आप ही जानते हैं कि चीन के लिए हम ज्यादा नुकसानदायक नहीं हैं, या फिर चीन भारत के लिए नुकसानदायक। क्या भारत के राजनेता नहीं जानते? क्या जानते हैं। भारत के राजनेता यह भी जानते हैं कि चीन हमारे लिए जब कोई सामान भेजता है तो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स को हटाकर कोई बहुत बड़ी चुनौती पैदा नहीं करता है। हमें जो सामान आते हैं उससे हम अगली चीजें बना लेते हैं, हम उससे अगला धंधा बना लेते हैं। आप सोचिए आज इंडिया फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में बहुत बड़ी चीज है। इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल्स है ना, हम दुनिया की जेनेरिक दवाइयों की ये समझिए फैक्ट्री हैं, वर्ल्ड की फैक्ट्री हैं हम। हमारी जितनी भी कंपनियां हैं जो काम करती हैं मेडिसिन में, उनमें बड़ी कंपनियां वो हैं जो बड़े ब्रांड्स की कॉपी बनाकर बेचती हैं, जेनेरिक मेडिसिन बनाकर बेचती हैं। जेनेरिक के हम उस्ताद लोग हैं, लेकिन हमें जेनेरिक का उस्ताद बनाने में चीन का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें आप API कहते हैं, जिनमें से कि हम दवा बनाने के लिए जो मेडिसिन चूर्ण काम में ले रहे हैं, वो असल में चाइनीज है, और वो चाइनीज चूर्ण से हम फिर दवा बनाकर बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। मतलब ये हुआ चीन से हम कुछ भी मंगाते हैं उससे लाभ कमा लेते हैं, हमारे पास तरीके हैं। और जहां हमें चीन का यह लगता है कि चीन हमसे मुनाफा कमाकर ले जाएगा, जैसे चीन ने भारत में टिकटॉक की आदत डाली, भारत के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस अमेरिका के स्टाइल पर, वीवो था या चिटचैट था, वीचैट था, जब हमारे सॉफ्टवेयर में एंट्री मारने की कोशिश की, हमने तुरंत बैन लगा दिया। हमने कहा नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारे लिए कंजप्शन इकोनॉमी नहीं बनना चाहते कि तुम हमको उठाओ और फिर कहो कि इतना पैसा दो, इस वीडियो गेम का सब्सक्रिप्शन लो। हम वो नहीं चाहते, हम अबजी पबजी तुमसे नहीं चाहते, ताकि पता चले कि तुम हमसे सब्सक्रिप्शन के नाम पर करोड़ों रुपया कमाओ। हम चाइना वालों तुमसे मैन्युफैक्चरिंग का लाभ तो लेंगे, लेकिन तुम्हें कमाने नहीं देंगे। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। रिसेंटली क्या हुआ है, भारत के मार्केट को दुनिया बहुत उम्मीदों से देखती है। दुनिया का हर देश, आप पूछेंगे वेस्टर्न कंट्रीज फिर और चाइना में और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या अंतर रहा? अरे वेस्टर्न कंट्रीज जो भी प्रोडक्ट हमारा यहां लेके आती हैं, चाहे उनकी मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन हो, चाहे उनकी ऑडी, BMW, मर्सिडीज हो, वो ऑलरेडी इतनी महंगी। आप कहेंगे सर टैक्स बहुत लगता है। अरे भाई वो उससे रिफाइंड प्रोडक्ट दे नहीं पाते और उसका वो पूरा पैसा वसूलते हैं, तो हमारे लिए वो व्यापार में सेकंड प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाता, वो अल्टीमेट गुड बन के रह जाता है हमारे पास कि हम कंज्यूम ही करके रह जाएंगे। हम ऑडी को आगे चलाकर नहीं बेच पाते। चीन भी हमारे पास आया। चीन की एक कंपनी है साथियों जिसका नाम है BYD नामक चीन की एक कंपनी है जो क्या काम करती है, वो जैसे टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाती है ना, ऐसे ही चीन की कंपनी BYD है। अच्छा एक बात मैं चाहूंगा कि आप और हम 1.99 मिलियन पर खड़े हैं। आज का यह ऐतिहासिक क्षण है। आप में से जो साथी लाइव हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर वो सब्सक्राइब कर दें, संभव है कि वीडियो के चलते चलते ही आज मैं और आप 2 मिलियन का ऐतिहासिक आंकड़ा छू जाएं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे लिए भी और आपके लिए भी यादगार पल होगा कि हमने वीडियो के अंदर ही नंबर बदलते हुए देखे। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है करिए, क्या पता ये लम्हा आपके साथ हमें यादगार लम्हों में याद रह जाए। आगे बढ़ते हैं। तो चाइना की एक कंपनी है, जैसे आप अमेरिका की एक कंपनी सुनते हैं टेस्ला मोटर्स, जो कि इसकी अपने ट्विटर वाले भैया की, जिसका नाम क्या है यार बताइए, हम नाम भूल गए।
अब याद आ जाएगा, इतना ज्यादा नाम याद रहता है कि हम उसका नाम भूल गए। जो टेस्ला का मालिक है ना, उसकी जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर बढ़िया काम कर रही है। और ऐसी स्थिति में टेस्ला की तरह चीन के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है BYD। जो BYD नामक कंपनी है ना, वो भारत के अंदर आकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहती थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहती थी जस्ट लाइक टेस्ला। हालांकि ना तो हमने टेस्ला को आने दिया और ना ही हम लोग, एलन मस्क नाम है, हम मिस कर रहे थे, अब याद आ गया, एलियन मस्क के नाम से हमने बोल। तो जो BYD नामक कंपनी है चीन वालों की, वो इंडिया आना चाहती थी। अब जब वो इंडिया आना चाहती थी तो वो ये चाहते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट इस समय फेम 1 फेम 2 जैसी योजनाएं चलाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत प्रमोट कर रही है। इसलिए आपने देखा होगा अभी मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो एलन मस्क बड़ा मीठा मीठा बात किए थे मोदी जी के साथ कि साहब हम आपके बड़े प्रशंसक हैं, हम आपको पसंद करते हैं। ऐसे ही पसंद उसमें असल में मोदी जी नहीं है, उसको पसंद क्या है, भारत का बाजार। जो पता है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनकी तारीफ करेंगे तो भारत के लोगों की नजर में हम गुड बुक्स में आ जाएंगे। चाइना वाले भी समझ गए कि इंडिया में मार्केट है, इलेक्ट्रिक मार्केट है, दुनिया वाले व्हीकल खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, तो अपनी क्यों ना BYD नामक जो कंपनी की गाड़ी है उसको इंडिया में उतार दें। और बस यही करने के लिए चाइना वाले हमारे यहां पर आए अपनी फैक्ट्री लेकर के। हैदराबाद की एक लोकल कंपनी के साथ टाई अप किया, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया। चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी, जो कि पहले कभी बैटरी बनाया करती थी, आजकल वो कार बनाती है और इस समय दुनिया में सबसे बड़ी कार उत्पादक कंपनी है, वो भारत आने के लिए तैयार हुई। $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर, यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत लेकर आने को तैयार हुई। आप कहेंगे सर ये तो बढ़िया बात है, भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये आपको बुरा क्यों लग रहा है? अच्छी बात है भाई, इन्वेस्टमेंट ला रहा है, लेकिन मुसीबत इसमें यह है कमाओगे भी तुम फिर हमसे ही, और हमें तुम्हारी कमाने देनी नहीं है। अब तुमको अगर कमाना है हमसे तो पहले सेम पेज पर आके बात करनी पड़ेगी, तभी इनके जो विदेश मंत्री सो कॉल्ड हैं, कौन हैं? वांग वी, जो कि फिलहाल वांग वी असल में इनके विदेश मंत्री तो गायब हैं, उनके नाम पर जो काम कर रहे हैं वांग वी, वो NSA डोभाल साहब से साउथ अफ्रीका में मुलाकात किए थे हाल ही में, और इनसे कहे कि देखिए आप हमें अपनी थ्रेट मत समझिए। डोभाल साहब ने इनको दो टूक सही कही बात कि सर देखिए बात ऐसी है, हम आपको दुश्मन ना समझे, समझ में आता है, पर पता है आपको एक बात नहीं समझ में आती है। बोले बताइए। 2020 से लेकर अब तक गलवान वैली इंसिडेंट पर आप लोगों से हम 19वीं बार वार्ता करने जा रहे हैं। बॉर्डर पर अशांति हो और घर में शांति हो, ऐसा हमारे हो नहीं सकता। आप मामला रिजॉल्व करिए, बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व करिए, अगर आप वो करते हैं तो फिर हम आपके साथ टेबल टॉक कर लेंगे, उससे पहले नहीं हो पाएगा। ये बात कहां हुई? ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बात हुई। क्यों हुई? क्योंकि ब्रिक्स देशों की समिट में अभी NSA लेवल के लोगों की मीटिंग चल रही थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लोगों की मतलब बातें हो रही थी, और ऐसी स्थिति में उस बात में यह चीज निकल करके आई है। तो आपको अब ये सारी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जरा यहां देखिए, ये ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स कंट्रीज हैं। ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर NSA लेवल की मीटिंग हो रही थी। कब हो रही थी? 24 जुलाई को हो रही थी, और इस 24 जुलाई की मीटिंग के अंदर सारे NSA यहां पर मीटिंग कर रहे हैं। ये हमारे डोभाल साहब हैं। ब्रिक्स देशों में कौन कौन शामिल है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इस बार होस्ट है, और NSA लेवल पर इन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेजा है। सोच के देखिए, चीन जो कि हमसे कुछ दिनों पूर्व तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला कंट्री था, उनके पास में विदेश मंत्री के नाम पर, सॉरी NSA के नाम पर भी अपना एक ही चेहरा है, केवल इसी चेहरे को दिखाते हैं। तानाशाही की सबसे बड़ी डर यह होती है कि वो और चेहरों को बाहर नहीं आने देती। अब यहां पर भी मुसीबत यह है, शी जिनपिंग और ये, आपको यही दो चेहरे आपको अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाई देते हैं, शायद आप किसी और को पहचानते भी ना हो। तो डोभाल साहब के साथ ये जो आप देख रहे हैं ब्रिक्स देशों की बैठक हो रही है, उसमें वांग वी और NSA डोभाल साहब आपस में बातचीत किए, और बातचीत करके इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो सीमा विवाद है उस पर भी बातचीत की, और ये कहा कि देखिए बात आप लोग जैसे भी चाहें वो समझिए, हम लोगों के बीच में इंडिया चाइना बॉर्डर पर 3 साल से मामला चल रहा है, एक दूसरे के बीच में अब तक मामला रिजॉल्व नहीं हुआ है। भारत और चीन के बॉर्डर पर मामला शांतिप्रद नहीं है। ऐसी स्थिति में आप लोगों से बातचीत करते हुए हम लोग 19वीं वार्ता करने जा रहे हैं। इंडिया और चाइना के बीच में कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की बात है, लेकिन चाइना के बेरुखेपन के कारण वो कंप्लीट वो नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में हम लोगों की राउंड दर राउंड बात होती तो है, लेकिन बॉर्डर पर शांति स्थापित नहीं हो रही, और इसी बीच में चाइना के द्वारा बॉर्डर पर नए मिलिट्री बेसिस का निर्माण, यह हम लोगों के बीच में शांति स्थापित नहीं होने देगा।
ऐसी स्थिति में डोभाल साहब के द्वारा इन्हें बहुत अच्छे से यह कहा गया, इन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के बैठक के अंदर वांग वी से मुलाकात करते हुए साफ साफ कहा, बोले सर देखिए, जब तक हमारे लद्दाख बॉर्डर पर आपके साथ शांति स्थापित नहीं हो जाती, हमारे संबंध आपसे सामान्य नहीं हो सकते। और आप यह जान लीजिए कि आपसे हमारे संबंध पिछले 60 सालों के सबसे खराब स्तर पर हैं, और यही कारण है कि हम और आप एक दूसरे पर फिलहाल विश्वास नहीं करते। आपके और हमारे जो रिश्ते हैं और विश्वास के जो रिश्ते हैं, उनमें सार्वजनिक और राजनीतिक आधार लगभग खत्म हो गया है। हम लोग एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार के विश्वास में नहीं रहते। ऐसी स्थिति में आपके भरोसे के साथ ही आपसी सहयोग पर भी हम लोग ध्यान देने की बात कर रहे हैं। दोनों पक्षों के राष्ट्राध्यक्षों ने भले ही एक दूसरे से मुलाकात में कहा हो कि हम रिश्ते सामान्य करेंगे, लेकिन सर आप और हमारे बीच में बात नहीं बैठ रही। इस बात पर वांग वी ने दावा किया कि पिछले साल बाली के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि G20 की जब बैठक हुई थी तब मोदी जी और शी जिनपिंग मिले थे, तब दोनों के बीच में यह बातचीत हुई थी कि चलिए दोनों देश आपस में अपने संबंध अच्छे कर लेंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने याद दिलाया कि मोदी जी से लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि मुद्दे दोनों के आपस में रिजॉल्व, बोले तो आपने भी कहा था कि बॉर्डर इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हुए नहीं ना सर, और नहीं हुए तो फिर हम आपके साथ कैसे व्यवहार रख लें। ऐसी स्थिति में चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD मोटर्स का भारत में प्लांट स्थापित करने का भारत ने प्रस्ताव खारिज कर दिया कि भाई साहब सॉरी, हम आपकी कंपनी को इंडिया में नहीं लगने देंगे। इंडिया रिजेक्ट्स BYD $1 बिलियन फैक्ट्री प्रपोजल, ऐसा इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर छपा, रॉयटर्स ने इसे लिखा, बिजनेस टुडे, इन सब के अंदर आया। इंडिया ने साफ साफ इनको कहते हुए कहा कि आपकी कंपनी बढ़िया हो सकती है, बढ़िया कार बना सकती है, दुनिया में इसकी बहुत मांग हो सकती है, लेकिन हम इसे नहीं लगने देंगे। तो BYD क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। ये BYD कंपनी है 1995 से ही एक कार बनाना शुरू करी है, बढ़िया चाइना के अंदर कार बनाती है। अच्छा, चाइना के अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बड़े सस्ते हैं। आप भी देखते हैं कि आपके मोबाइल में किसी भी प्रकार का फीचर ये लोग सस्ते दामों में डाल के दे देते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बड़े सस्ते हैं, तो इनकी कारों में भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का तामझाम लगा हुआ है। यानी इनकी जो कार, बेसिक कार भी है ना, उसमें भी 360 का। हाँ भाई, इसी के साथ में मैं सभी साथियों को बहुत सारा धन्यवाद सेशन के दौरान ही प्रेषित करूंगा कि आपने इस लाइव सेशन में ही 2 मिलियन का करिश्माई आंकड़ा छू लिया है। आप दिल के कितने नजदीक हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने यह विचार किया था कि जैसे ही आज 2 मिलियन का आंकड़ा छुआ जाएगा, उस समय एक अनाउंसमेंट करूंगा। और अनाउंसमेंट यह है मेरे प्यारे साथियों कि जो भी साथी हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी में हैं, उनके लिए हमारी टीम ने दिन और रात लगकर इंग्लिश माध्यम के नोट्स तैयार कर लिए हैं। आज से हमारे नोट्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है। 7 तारीख से आपके पास डिलीवरी होना शुरू हो जाएंगी। मात्र 12 दिन के भीतर भीतर आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएंगे, यह मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। मात्र 4500 रुपए में आपके कंप्लीट इंग्लिश के हैंड रिटन नोट्स तैयार होकर के कंप्लीट पैकेज आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर हमने अपनी पाठशाला का लिंक पिन किया हुआ है, वहां जाकर के आप अपने लिए इंग्लिश हैंड रिटन नोट्स का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में अपनी पाठशाला का लिंक पिन है, ठीक है। आइए, तो बड़ा सवाल, BYD कंपनी क्या कर रही है। BYD कंपनी यहां की एक बड़ी कंपनी है और वो यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम आगे लेकर चल रही है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, दुनिया के अंदर जो टॉप 10 EV मॉडल्स बिकते हैं, जो गाड़ियां बिकती हैं, इलेक्ट्रिकल कार बिकती हैं, उनमें सबसे ऊपर टेस्ला की वाई है, जो सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट है उसका, लगभग 7.5% का मार्केट है इसका। उसके बाद में BYD। आप सोचिए, दुनिया की जो प्रमुख कार कंपनियां हैं, उनके जो मॉडल सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, उनमें BYD। देखिए, टेस्ला का मॉडल Y, टेस्ला का मॉडल 3, इसके बाद में कोई टेस्ला का मॉडल नहीं है, सब BYD है। आप इससे अंदाजा लगाइए, दुनिया की अगर टॉप इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनियों को देखें तो नंबर 1 पर BYD आती है। आप सोचिए, दुनिया का 1/5 जो क्षेत्र है ना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, इलेक्ट्रिक कार का, वो BYD के पास है। 19.8% इनके पास में BYD के पास में मार्केट है। उसके बाद टेस्ला आता है, फिर वॉक्सवैगन आता है, फिर गीली, फिर ये इस प्रकार की कंपनीज आती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि टेस्ला, जिसको हम इतना मानते हैं, वो दूसरे नंबर पर है, इनसे कितना पीछे है। वही BYD इंडिया आना चाहती थी। ये बहुत बड़ी कंपनी है, चीन के अंदर 1995 से काम कर रही है। पहले ये बैटरी बनाती थी,
ये भारत में 8,199 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी। इंडिया के अंदर हैदराबाद के अंदर ही एक मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए इंडिया आई थी कि मैं यहां पर फैक्ट्री लगाना चाहती हूं ताकि इंडिया में सस्ती इलेक्ट्रिक कारें दे सके। भारत की तरफ से जो भारत का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर डीपीआईआईटी विभाग, जो हमारा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, उसने साफ इनकार कर दिया कि भाई साहब आपकी गाड़ियां अच्छी हो सकती हैं, आपकी गाड़ियां कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो। अच्छा, मैंने आपको कहा ना इनके गैजेट्स बड़े सस्ते हैं, तो भाई साहब ये इतनी ज्यादा गाड़ियां जो इनकी होती है ना, इनमें इतने हेन तेन लगे होते हैं, अंदर डिस्प्ले लगा हुआ है, 360 कैमरा लगा हुआ है, बढ़िया इंटरनेट कार है, तो इनकी जो सुविधाएं हैं ना उनकी इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी होती है इनके द्वारा दी गई सुविधाओं की कि लोग ये कहते हैं कि इनकी जो BYD है ये खुफिया कार है। खुफिया कार का मतलब चाइना वाले इसके माध्यम से अपने कैमरे लगाकर दुनिया का सर्वे कर रहे हैं। आप सोचकर देखिए, ऐसी घटना मैं नहीं कह रहा भाई साहब, हमारे डिपार्टमेंट ने तो मना कर दिया, लेकिन ब्रिटेन में जब इनकी कार गई ना, BYD की कार गई, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा आरोप लगाया गया कि इनकी कार हमारे देश में जासूसी कर रही है, क्योंकि इनके कार के अंदर इतने फीचर हैं कि वो फीचर के माध्यम से पता नहीं कौन सी चीज कहां से रिकॉर्ड कर रही हो दुनिया की, कह नहीं सकते। इसलिए इनकी सुविधाएं इनके लिए जी का जंजाल बनी हुई हैं, ठीक है ना। और तो और ये ट्रक भी, बस भी, सब चीजें बनाते हैं, इलेक्ट्रिक कार निर्माता हैं, बढ़िया काम करते हैं। भारत ने इनको इन्हीं किस तरह से मना कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने सही किया? क्या भारत में सस्ती कारें आए ये भारत सरकार को पसंद नहीं है? क्या BYD अपने द्वारा कार लेकर आएगा, सस्ती कार लेकर आएगा, इलेक्ट्रिक कार का मार्केट बढ़ेगा, क्या भारत के लिए वो फायदे की बात नहीं होगी? या फिर भारत सरकार ने अच्छा किया इन्हें मना करके, ताकि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर हमने इन्हें मना किया कि ऐसा काम मत करिए, इसके पीछे का बड़ा कारण यह है हमारे देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज होती है। आपको क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए BYD से हमारा फायदा भी हो और देश में शांति भी स्थापित हो? इसके लिए भारत सरकार के पास क्या ऑप्शंस होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय रखें।